नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। 11 दिन की माथापच्ची के बाद बीजेपी ने तय कर दिया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। 27 साल से दिल्ली में बीजेपी के लिए राजपाट का सूखा इसके साथ ही खत्म हो गया। इत्तेफाक देखिए कि 1998 में जब बीजेपी के हाथों से राजपाट गया था, तब भी एक महिला मुख्यमंत्री थी, सुषमा स्वराज। 27 साल बाद जनादेश मिला तो बीजेपी ने एक महिला विधायक को ही मुख्यमंत्री बनाया है। नाम है रेखा गुप्ता। इस फैसले के पीछे राजनीति का रेखा गणित चाहे जो भी हो, लेकिन बीजेपी क्यों दूसरी पार्टियों से अलग है, यह अब और साफ दिखने लगा है। 1990 के दशक की शुरुआत में जब समाजवादियों का खेमा बिखर गया, जनता दल अलग अलग पार्टियों में बंट गया। ये वो पार्टियां थीं जो वंशवाद की बुनियाद बनने जा रही थीं। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बीजू जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, लोक जनशक्ति पार्टी, बड़ी ही लंबी फेहरिस्त है। उस वक्त कांग्रेस के सामने एक पार्टी बहुत तेजी से उभरी थी। वो वाजपेयी आडवाणी का कालखंड था, जब बीजेपी की टैगलाइन थी पार्टी विद डिफरेंस, यानी कि दूसरों से अलग एक पार्टी। तब बीजेपी की दूसरों से अलग पार्टी होने के पीछे क्या तर्क था, पहले आप उसे समझ लीजिए। बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। दूसरा, बीजेपी अपने 3 मुद्दों को लेकर बेहद स्पष्ट है। अयोध्या में राम मंदिर, जम्मू और कश्मीर से 370 का खात्मा और समान नागरिक संहिता। बीजेपी के बड़े नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उसके छात्र संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या दूसरे संबद्ध संगठनों से निकलते हैं, जो कठोर अनुशासन में अपने स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग देता है। और इन सबसे बड़ी बात यह थी कि बीजेपी वंशवाद के विरोधी है। वंशवाद के उसी विरोध के सैद्धांतिक पहलू ने बीजेपी में ऐसे नेताओं को बड़े बड़े पदों पर आसीन करवा दिया, जो दूसरे दलों में रहते तो नेपथ्य के शून्य में विलीन हो जाते। आप मध्य प्रदेश में देखिए, कांग्रेस ने कमलनाथ का नाम आगे रखा था, लेकिन बीजेपी ने उनके बरक्ष मोहन यादव जैसे अनाम से चेहरे को आगे कर दिया। मोहन यादव प्रतिभाशाली हैं, संगठन में कुशल हैं, प्रशासन का हुनर जानते हैं, लेकिन ये किसी को पता नहीं था। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इसे अच्छी तरह से भांप लिया था। पिछले 1.25 साल में देखें तो मोहन यादव ने अपनी योग्यता और प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन किया है। उसी तरह राजस्थान में भजन लाल शर्मा हो, छत्तीसगढ़ में मोहन देव साय हो, हरियाणा में नायब सिंह सैनी हो, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी हो, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हो या ओडिशा में मोहन चरण मांझी हो। इनमें से किसी को राजनीति विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि इनके संघर्ष और बीजेपी से वैचारिक जुड़ाव ने इन्हें अपने अपने राज्यों में सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। दिल्ली में भी वही हुआ। यहाँ मीडिया की सुर्खियां तो प्रवेश वर्मा बने हुए थे। प्रवेश वर्मा एक योग्य नेता हैं, युवा हैं, आक्रामक हैं, लोगों से जुड़ना जानते हैं, संघर्ष करने का दमखम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में सबसे बड़े जायंट किलर की तरह उभरे। जिस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति के सारे व्याकरण बदल दिए थे, जिस केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट पर 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाली शीला दीक्षित को बुरी तरह से हरा दिया था, और जिस केजरीवाल ने 2015 में बीजेपी को 3 और 2020 में 8 सीटों पर समेट दिया था, उस केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट पर चुनाव लड़ना आसान नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक पता चला कि प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। जब प्रवेश वर्मा के नाम का ऐलान हुआ तो उस दिन सबको यही लगता था कि प्रवेश वर्मा कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन केजरीवाल को हराना आसान नहीं होगा। लेकिन इस मुश्किल लड़ाई को प्रवेश वर्मा ने जीत में बदल दिया। केजरीवाल हार गए। इसके बाद ये चर्चा होने लगी कि क्या दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा होंगे, लेकिन प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री नहीं बने। यहाँ बहुत संभव है कि प्रवेश वर्मा की पारिवारिक पृष्ठभूमि आड़े आ गई हो। प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के बड़े धाकड़ और ताकतवर लेकिन विनम्र नेता थे। वो 1996 से 1998 के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। अब इसी दिल्ली में मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी किस मुंह से कहती कि वो पार्टी विद डिफरेंस है, वो दूसरों से अलग है। लेकिन रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने संदेश दे दिया है कि किसी नेता का बेटा
बीजेपी में नेता बन सकता है, लेकिन वो अपने पिता की राजनीति का मुकम्मल वारिस नहीं हो सकता है। बीजेपी ये संदेश नहीं देना चाहती कि दिल्ली बीजेपी में कभी पिता मुख्यमंत्री बने तो अब बेटे की बारी आएगी, और इस फलसफे को लोकसभा में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विस्तार से बता चुके हैं। जब कांग्रेस से लेकर तमाम दूसरे क्षेत्रीय दलों के वंशवादी प्रवृत्ति और राजनीति पर पीएम मोदी ने प्रहार किया, तो विपक्ष की तरफ से सवाल उछला कि राजनाथ सिंह के बेटे भी तो राजनीति में हैं और अमित शाह के बेटे भी तो बीसीसीआई में बड़े ओहदे पर हैं। तब बगैर विचलित हुए पीएम मोदी ने राजनाथ सिंह और अमित शाह का नाम लेकर इस सवाल पर विपक्ष को जवाब दिया था। पहले आप वो जवाब सुनिए। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। दूसरी ओर रेखा गुप्ता के बैकग्राउंड की ओर अगर आप देखें तो पाएंगे कि वहां राजनीति में कोई गांव का प्रधान भी नहीं रहा। रेखा गुप्ता के पिता बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे। 50 साल की रेखा गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। वो सिर्फ 18 साल की थी जब एबीवीपी में शामिल हो गई थी। एबीवीपी के बैनर तले वो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष भी बनी। 2007 में पीतमपुरा उत्तर से पार्षद बनी। उसके बाद दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव भी रही, जबकि 2004 से 2006 के बीच भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव भी रही। 2020 में भी शालीमार बाग सीट से ही वो चुनाव लड़ी थी, लेकिन कुछ वोटों से चुनाव हार गई थी। लेकिन पहले एबीवीपी और फिर बीजेपी से जुड़कर राजनीति में उतरने वाली रेखा गुप्ता को जो कुछ मिला अपने संघर्ष और कौशल से मिला। उनका जन्म 19 जुलाई 1974 को हरियाणा के जींद जिले के जुलाना में हुआ था। छात्र राजनीति से सार्वजनिक राजनीति में आने के क्रम में ही 1998 में उनका विवाह दिल्ली के कारोबारी मनीष गुप्ता से हो गया। रेखा गुप्ता के 2 बच्चे हैं। आप देखिए तो बिल्कुल सामान्य मध्यवर्गीय परिवार की तरह, लेकिन बचपन में ही वो आरएसएस से जुड़ गई थी। वो जुड़ाव और उनका समर्पण आरएसएस को याद रहा। खबर यही है कि आरएसएस की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने रेखा गुप्ता के नाम पर अपनी मोहर लगा दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी सिर्फ दूसरों से हटकर राजनीति करती है तो राजनीति की बारीकियों को नजरअंदाज कर देती है। किसी नेता को कमान देने के वक्त वो उससे होने वाले राजनीतिक नफा नुकसान को अच्छे से ठोक बजा कर देख लेती है। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर भी बीजेपी ने दिल्ली की उसी राजनीति को साधा है। ये सही है कि बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। उसने 48 सीटें जीत ली और आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा, जबकि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी, यानी कि 40 सीटों का नुकसान। लेकिन वोट के हिसाब से देखें तो बीजेपी को जहां 47.15% वोट मिले तो वहीं आम आदमी पार्टी को 43.57% वोट, यानी वोटों का फासला तो 3.58% का ही रहा। यानी आम आदमी पार्टी लोगों की नजरों से उतर गई हो ऐसा नहीं दिखता। इसलिए 27 साल बाद मिली जीत का जश्न भले ही आसमान तक शोर कर रहा हो, लेकिन बीजेपी ने अपने पैर जमीन पर मजबूती से जमाए रखे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री का चुनाव करते हुए उन समीकरणों को भी साधा जो आम आदमी पार्टी के गणित को ध्वस्त कर दे। बीजेपी का रेखा गणित उसके काम आ सकता है। कैसे? अब आप इसे समझिए। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल वैश्य समुदाय से आते हैं। बीजेपी ने जवाब में वैश्य समुदाय से ही आने वाली रेखा गुप्ता को कमान सौंप दी। केजरीवाल ने जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी तो आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी ने रेखा के रूप में एक महिला को ही बागडोर दे दी। जहां केजरीवाल ने भले ही आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन वो हमेशा ये जतलाते रहते थे कि सुपर सीएम तो वही है, कि चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे, कि आतिशी तो सिर्फ चुनाव तक के लिए ही हैं। वहीं आतिशी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बावजूद अपने बगल में अपने से भी ऊंची एक खाली कुर्सी रखती थी, ये बताने के लिए कि ये तो केजरीवाल जी के लिए है, चुनाव के बाद वही आकर यहाँ बैठेंगे। रेखा गुप्ता के ऊपर कोई सुपर सीएम नहीं है।
यानी बीजेपी ने रेखा गुप्ता के जरिए जहां दिल्ली ही नहीं देश की आधी आबादी को यह संदेश दिया है कि उनके बीच से किसी सामान्य से परिवेश की महिला भी बीजेपी में बड़े पद पर जा सकती है। फिर हिंदुस्तान की चुनावी राजनीति में जातियों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला उस समय लिया है जब बिहार में विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार में वैश्य और तेली समुदाय के वोट 5% से भी ज्यादा हैं। जहां वोट की गला काट प्रतियोगिता हो वहां 5% वोटों पर एकाधिकार नतीजों का समीकरण बदल सकता है। वैसे तो वैश्यों को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कहा करती थी कि बीजेपी तो बनियों की पार्टी है, यानी जब बीजेपी का कोई मजबूत वजूद नहीं था तब भी वैश्यों की पहली पसंद बीजेपी ही थी। अब बीजेपी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर वैश्य समुदाय का शुक्राना अदा किया है। फिर बिहार ही क्यों, रेखा गुप्ता के जरिए दिल्ली को भी आगामी चुनावों के लिए साधना बीजेपी का अहम मकसद हो सकता है, जहां पर 8% वैश्य वोटों का समीकरण खेल बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। फिर रेखा गुप्ता हरियाणा से आती है, जहां 2 महीने पहले ही बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। वहां भी 5% वैश्य हैं। जबकि पूरे देश के बारे में सोचें तो भी रेखा गुप्ता के जरिए बीजेपी उस आर्थिक रूप से संपन्न समुदाय को ये संदेश देने की कोशिश करती दिख रही है कि उनके प्रतिनिधित्व की उसे चिंता है। इस वक्त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, ओडिशा, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है, लेकिन कहीं भी वैश्य समुदाय से कोई मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन दिल्ली में रेखा गुप्ता के जरिए बीजेपी ने अपने मजबूत जनाधार वाले वोट बैंक को कायम रखने की कोशिश की है। तो बीजेपी ने राज्य दर राज्य मुख्यमंत्री चुनने में चौंकाने वाले फैसले किए जो दूसरी पार्टियों की तुलना में बेहद अलग होते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा से लेकर गुजरात और हरियाणा तक जिस तरह बिल्कुल अनाम से मुख्यमंत्री बन गए, उनमें दिल्ली में रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री बनना किसी को चौंकाता नहीं है। बस आप चौंकने के लिए तैयार रहिए कि आगे किसी राज्य में बीजेपी जीतेगी तो उसका मुख्यमंत्री कौन होगा। अगली बारी बिहार की है, जहां बीजेपी फिलहाल नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनावी लड़ाई लड़ सकती है। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।